Hello, guys, and welcome to the highlights and discussion of India versus Australia थर्ड टेस्ट मैच डे 2। जहां हमें अच्छे खासे 90 ओवर का खेल देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला दिन था, जहां पहले घंटे ऑस्ट्रेलिया पे हावी थी टीम इंडिया, बट उसके बाद फिर ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का बल्ला चला और दिन का खेल खत्म होते होते 400 पार कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और क्या कल के लिए गेम प्लान लाएंगे, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब की हाईलाइट्स और मैच डिस्कशन का। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था कल के दिन पे। तो कल के दिन पे हमने देखा था मात्र 32.2 ओवर का गेम हुआ था। टॉस पे हमें पता चला था कि अश्विन की जगह पे जडेजा आए हैं प्लेइंग 11 में, हर्षित राणा की जगह पे आकाशदीप सिंह आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक बदलाव किया था, जहां जॉश हेजलवुड आए थे प्लेइंग 11 में इन प्लेस ऑफ स्कॉट बॉलैंड। इसके अलावा कोई चेंज नहीं था। बट कल जो 80 गेंदों का गेम हुआ था, वहां सिर्फ 28 रन बना पाई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और पूरे दिन बारिश हुई थी। और हमने देखा था कॉल्ड ऑफ हुआ था दिन का खेल। तो ये कुछ पिछली दिन की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद आज इंडिया के पास फ्रेश डे था, क्योंकि सिर्फ 13 ओवर हुए थे, तो बॉल भी नया था और वैसा ही देखने को मिला। पहले ही घंटे में पहले 6 ओवर में सबसे अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए जसप्रीत बुमराह, जिन्हें सबसे पहले आउट किया उस्मान ख्वाजा को बहुत अच्छी बॉल पे, और नेथन मैक्सक्विनी को छकाते छकाते उनका भी आउटसाइड एज लगवा दिया। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि उस्मान ख्वाजा को अब तक तीनों बार जब बुमराह ने आउट किया है, हमेशा फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप की बॉल पे अटैक किया, और वो बॉल उनकी रिस्ट का जो फ्लिक आता है लास्ट में, उसके कारण उनको एक एक्स्ट्रा, अगर आप कह सकते हैं, एफर्ट बॉल तो होती है उनकी सारी, थोड़ी पेस ज़्यादा निकल के आती है। और जब वो कट के बाहर जाती है बॉल, तो वहाँ पे उस्मान ख्वाजा गलत लाइन पे खेलते हैं और उनका एज लगता हुआ नजर आ जाता है। तो बुमराह अलग ही स्पेशल, अलग ही कैटेगरी के बॉलर है। तो उनने दिन की शुरुआत काफ़ी तगड़ी करवाई थी टीम इंडिया को, जहाँ नेथन मैक्स क्विनी और उस्मान ख्वाजा को बाहर भेज दिया था। फिर बारी थी मानस लाबुशेन की बल्लेबाजी करने की विद स्टीव स्मिथ। मानस लाबुशेन आते हैं स्टीव स्मिथ के साथ, उनका के अब हम जानते हैं कितने अच्छे फ़ैन हैं, उनके कितने बड़े फ़ैन हैं। तो ये दोनों जब साथ में खेलते हैं तो बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। बट वहाँ पे फिर से घुसे पिच के बीच में मोहम्मद सिराज जो आए, उनने बेल्स अदला बदली की, और फिर वो लाबुशेन को पसंद नहीं आया, उनने वापस से वो बेल वापस लगा दी, और उसके अगले ही ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को लाया अटैक पे, और एक सेट गेम प्लान लगा के रखा था कि गली को थोड़ा शॉर्टर रखेंगे, ज़्यादा वाइड नहीं रखेंगे और थोड़ा आगे रखेंगे, क्योंकि रेड्डी के पेस नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मूव था, और वो बहुत तेज़ी से बॉल अंदर आ रही थी, मतलब सीम उसकी अंदर की तरफ थी, बट वो बॉल निकली बाहर। लाबुशेन को लालच करते करते खेलना ही पड़ गया, और वो विराट कोहली का काफ़ी ज़बरदस्त कैच था। तो टीम इंडिया के दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, जहाँ लगातार टीम इंडिया ने 3 विकेट्स ले लिए थे, और पिच कवर्स के नीचे थी, तो नज़र आ रहा था कि मॉइस्चर ज़्यादा है, और टीम इंडिया को सफलता बैक टू बैक मिलती जा रही है। और हम जानते हैं विराट कोहली का एग्रेशन अलग लेवल का चलता है, वही चलते हुए नजर आया हमें इस टेस्ट मैच में भी, जो कि आप देख सकते हैं एडिलेड में क्या उनके एक्सप्रेशन थे, और गैबा में भी क्राउड को शांत करते हुए नजर आए। क्योंकि ये एक फ़र्ज़ बनता है सीनियर प्लेयर्स का कि अपने टीम के प्लेयरों को बैक किया जाए। क्योंकि हमने देखा है सिराज को बहुत बूइंग की गई थी जब पिछले टेस्ट मैच में उन्हें सिर्फ ट्रेविस हेड का विकेट लिया था। ट्रेविस हेड ने जो कुछ बोला उसमें हमने इतना बवाल नहीं किया, बस सिराज ने विकेट क्या ले लिया। तो जो ये ऑस्ट्रेलियन क्राउड है कुछ ज़्यादा ही हवाबाजी में आ गया था, तो उनको शांत करवाना भी बनता है, जो कि करवाते हुए नजर आए विराट कोहली द किंग कोहली। इसके बाद कारवां थोड़ा आगे बढ़ता है, ट्रेविस हेड थोड़ी धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, और लगता है कि सोच के आए कि वापस से अपना फॉरवर्ड करेंगे, जो उनका करंट फॉर्म है एडिलेड वाला, उसी को आगे लेकर चलने का प्लान था उनका। संभल के खेल रहे थे स्टार्टिंग में, और स्टीव स्मिथ के भी बड़े रन नहीं आ रहे थे। तो एक चीज़ याद रखना, जब बड़े प्लेयरों के रन नहीं आते हैं तो सब पे प्रेशर आता है। जब विराट कोहली 40-50 रन बनाते हैं तो हम उन पे कितना प्रेशर डालते हैं, सेम गोज़ विद स्टीव स्मिथ, उनके ऊपर भी उतना ही प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से और उनके फैन से, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बड़ा स्कोर है। तो स्टीव स्मिथ ने भी सधी हुई शुरुआत की थी, लेग स्टम्प की बॉल पे नहीं खेल रहे थे, और हम जानते हैं वो कितना अक्रॉस आते हैं और फिर फ्लिक खेलते हैं, रेडी रहते हैं, फिर शफल करके आते हैं, पूरा विकेट कवर करके ऑफ स्टंप पे आते हैं और लेग साइड में खेलना प्रीफर करते हैं। बट स्टार्टिंग में उनने भी अपने थोड़े शॉट्स रोके रखे थे, ड्राइव भी थोड़ी देर तक कुछ नहीं की थी, बॉल को अच्छा वेल लेफ्ट कर रहे थे, और बहुत अच्छे नज़र आ रहे थे स्टीव स्मिथ। और टीम इंडिया थोड़े परेशानी में नज़र आने लग गई थी जब स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड लगभग 30-30 40 रन पे खेल रहे थे। तो वहाँ पे एक और अचीवमेंट हुआ था, जो कि था ऋषभ पंत का 150वां डिसमिसल का, जहाँ पे इनने कैच स्टंपिंग विकेट कीपिंग सब मिला करके, विकेट कीपिंग स्किल के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, विकेट्स होते हैं, डिसमिसल्स होते हैं, वो 150 का आंकड़ा छुआ, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और हम जानते हैं विकेट कीपर की जो हैसियत है वो मैच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले एम एस धोनी को हमने करते हुए देखा था। और जितने भी विकेट कीपर आते हैं उनको मैच को अलाइव रखना होता है, क्योंकि फील्डर्स थोड़े टाइम बाद उनका मोटिवेशन लो हो ही जाता है। तो ऋषभ पंत हमेशा से, मतलब कमेंट्री बंद कर दो, इनकी भी हमें अच्छी खासी कमेंट्री स्टम्प माइक से सुनने को मिलती है, और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था 150 डिसमिसल्स में पार्टिसिपेट करने का ऋषभ पंत का। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे मानस लाबुशेन आए, बेल्स की अदला बदली हुई, और वहाँ पे विकेट आया। तो यार ये बेल वाला ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा फॉलो हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, टीम इंडिया को एक थोड़ा सा झटका लगा था, जो कि था सिराज की हैमस्ट्रिंग। वो हैमस्ट्रिंग पुल हुई है उनकी, और वो बार बार उसको पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हैमस्ट्रिंग पुल होती है ऑस्ट्रेलिया में खासकर होती है, क्योंकि सैंड बेस्ड जब पिच होता है, तो मान लो आप एक तरीके से गीली मिट्टी पे भाग रहे हो, तो कैसे आपका पैर हैवी होता जाता है जितने आपके जूते के नीचे मिट्टी फंसती जाती है। तो सैंड बेस्ड स्टेडियम भी वैसे ही होते हैं, आपकी जो स्पाइक्स हैं वो ग्राउंड में जाती है, बट जब आप
भाग रहे हो, अगर फुल मोशन में हो, तो वो स्पाइक्स निकलने में भी उतना टाइम लगती है। तो आपको लगता है आपको अपने पैर पे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है भागने के लिए, तो वहाँ पे थकान ज़्यादा होती है। हैमस्ट्रिंग पुल हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में किसी भी वर्ल्ड के बॉलर्स को ज़्यादा होता है। तो सिराज उस प्रॉब्लम से जूझते हुए नजर आए, थोड़ी देर के लिए बाहर गए बट फिर फटाफट से अंदर भी आ गए थे। बॉलिंग ज़रूर नहीं कर रहे थे बट फील्डिंग करते हुए नजर आए, क्योंकि पता है हमें कि जितने ओवर आप बाहर बैठेंगे उतने ओवर बाद आपको बॉलिंग करने को मिलता है। बट ये मैच के दौरान इंजरी हुई थी, तो अंपायर्स इस पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन तो नहीं लेंगे, ये बात भी कंफर्म है। उसके बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार रेड्डी का मैंने आपको बताया उनका विकेट मिला। और स्टीव स्मिथ यार जब ये बॉल ऐसे छोड़ते हैं ना, सही में इरिटेटिंग नजर आते हैं, क्योंकि नो रन बोलते हुए नजर आते हैं वो। वेल लेफ्ट के बाद वो बहुत टाइम तक हिलते डुलते रहते हैं, लास्ट मोमेंट जब तक बॉल रिलीज नहीं होता उनका तब तक कुछ ना कुछ मोमेंट चल रहा होता है। और जब वो ऐसे, अब ये क्या स्टांस है, आप देखो ये बॉल छोड़ने का क्या तरीका है। क्रीज के बाहर खड़े हैं और वेल लेफ्ट किया है, बहुत अच्छा वेल लेफ्ट है, बट इतना ऊपर बैट कौन वेल लेफ्ट करता है भाई। और ऊपर से शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, और ऊपर से मतलब होता है ना इरिटेटिंग वाली जो स्टाइल होती है, कि उनका गेम प्लान ही वही है। वो जितना अपने आप को एंगेज रखते हैं, कुछ बोलते रहेंगे, हिलते डुलते रहेंगे, दोनों पैड्स को सेट करते रहेंगे, अपना हेलमेट सेट करते रहेंगे, वो उतना अपने आप को एक्टिव समझते हैं। तो इसीलिए हर प्लेयर का अपना स्टाइल होता है, और इनका स्टाइल यही है कि हिलते डुलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कि उनका भी मैच अवेयरनेस बढ़ता है और परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और जब ये ऐसी चीज़ें करने लगते हैं तो पक्का हो जाता है ये बात कि पूरी तरीके से टच में और फॉर्म में नज़र आ रहे हैं स्टीव स्मिथ। यहाँ से पारी आगे बढ़ती है स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड द टुल्ला की, जो कि मैं बोल दूँ ना, ट्रेविस हेड को क्या है भाई, इंडिया इतना पसंद क्यों आ रहा है उनने। ट्रेविस हेड ने स्टीव स्मिथ के बाद आके पहले हाफ सेंचुरी लगा दी, स्टीव स्मिथ स्लोली स्लोली गए, उनने हाफ सेंचुरी लगा दी, और यहाँ पे फिर से वही इमेज। क्लूलेस नज़र आ रहे थे रोहित शर्मा। थोड़े बॉलिंग चेंजेस भी मुझे थोड़े अलग लगे, जहां रेड्डी को लगाना था वहां जडेजा को लगा दिया, जहां जडेजा को लगाना था वहां रेड्डी को लगा दिया। और एक और इनके माइंड में प्रेशर था कि सिराज बॉलिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आकाशदीप सिंह को यूज़ करने चले गए। फिर उनको यूज़ करने चले गए, तब तक 60-65 ओवर हो गए। और उसके बाद अगर हमने देखा, टीम इंडिया बस वेटिंग गेम खेल रही थी कि कब नया बॉल आएगा और हम उससे विकेट लेने जाएंगे। तो ये वेटिंग गेम काफ़ी लंबा चला, और टीम इंडिया के सारे सपोर्टर्स का भी यही हाल था जब स्टीव स्मिथ की 50 हुई और फटाफट से ट्रेविस हेड ने शानदार शतक जड़ दिया। ब्रिस्बेन की हम बार बार बात करते हैं, तो पिछली 3 पारियों में 0 पे आउट हुए, गोल्डन डक पे आउट हुए, बट अपने स्टैटिस्टिक्स को पूरी तरीके से गाबा में बदल दिया शतक मार के। और वो बड़ा शतक था, 150 प्लस बनाया यहाँ पे ट्रेविस हेड ने। और हम सब इंडियन फैंस ऐसे ही मुंह लटकाए हुए बैठे थे, क्योंकि दिन की शुरुआत हुई थी जहाँ हम फ्रंट फुट पे थे, बट उसके बाद हमें पूरी तरीके से स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की पारी ने बैक फुट पे ढकेल दिया इस दिन के खेल में। सेकेंड सेशन होते होते तो ऐसा हाल हो गया था कि हमारे बॉलर्स भी थके थे, क्योंकि आप सोचो थर्ड टेस्ट मैच के मिडिल में हम, तो मतलब ये सीरीज़ लगभग आधी हो चुकी है। 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं और अभी लगभग दूसरा दिन हो गया है, तो आधी सीरीज़ हो चुकी है मान लो। बट इसमें भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है, किसी भी टेस्ट मैच में 5-5 दिन का गेम नहीं हुआ है, तो इतनी थकान नहीं होनी चाहिए प्लेयरों को। बट हम लोग ट्रैवल करके गए हैं, हमारी कंडीशंस नहीं है, तो हमारे प्लेयर ज़्यादा थकेंगे, और वो थकावट दिख रही थी। और वहाँ पे एक और ख़राब फील्डिंग होते हुए नज़र आती है, जहाँ रोहित शर्मा के हाथ से ट्रेविस हेड का कैच छूटता है शतक से पहले, और वो दूर का कैच था। और बट इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रोहित शर्मा से हम उम्मीद करते हैं ये कैच चिपक जाए हाथ में, या फिर अच्छी डाइव लगे। तो गिरने से पहले उनके पाम में लगी बॉल ज़रूर थी, बट वो वहीं से नीचे गिर गई थी। और उनको भी बुरा लगा, क्योंकि एफर्ट सब देते हैं और वो कन्वर्ट होता है कि नहीं विकेट में, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट वो एक बहुत अच्छा एफर्ट बॉल था नीतीश कुमार रेड्डी से, और स्लिप में थर्ड स्लिप मान लो फोर्थ स्लिप थे वो, वहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ था ट्रेविस हेड का। फिर फटाफट से स्टीव स्मिथ ने सोच लिया था कि 17वां ओवर से 80 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया तेज़ खेल सकता है, क्योंकि 80 ओवर के बाद नया बॉल इंडिया पक्का लेने वाला है। तो इंडिया वेटिंग गेम खेल रहा था कि हम 80वें ओवर में ही ले लेंगे न्यू बॉल, बुमराह को ले आएंगे। तो उनने जो 70 से 80 ओवर तक हमने बॉलिंग देखी, वहाँ जडेजा आ गए, आकाशदीप आ गए, सिराज आ गए, जडेजा आ गए, बट बुमराह नहीं आए, क्योंकि न्यू बॉल हमें उनको देनी थी। तो इनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था स्टीव स्मिथ के पास और ट्रेविस हेड का, कि अभी भी तेज़ खेल लो, न्यू बॉल हार्ड होती है तो वहाँ भी तेज़ खेल लो। तो इनका गेम प्लान कंफर्म था कि हम तेज़ी खेलने वाले हैं। और जब स्ट्राइक रेट तेज़ हो जाता है, नेट रन रेट मतलब रन रेट तेज़ हो जाता है, तो हमने देखा है टीम इंडिया फंस जाती है। टीम इंडिया को यहाँ काम करना पड़ेगा। हम लोग बार बार बात करते हैं कि टीम इंडिया टेल एंडर्स को क्यों नहीं आउट कर पाती है, उसका भी रीज़न ये है कि टेल एंडर्स जब तेज़ खेलने लगते हैं तो टीम इंडिया के पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। ये बात मैं स्टीव स्मिथ के लिए भी बोलूँगा। स्टीव स्मिथ की हम लोग सिर्फ पैड में मारने जा रहे हैं, कि पैड में मारेंगे एलबीडब्ल्यू मिल जाएगा, या फिर जैसे बुमराह ने आउट किया था, लेग साइड पे बॉल जा रही थी, हल्का सा आउटसाइड एज लगा था, लेग में डाइव मार के कैच लिया था लेग साइड में पंत ने। यही दो मोड ऑफ डिसमिसल देखते हैं हम, उन्हें कभी भी स्लिप में आउट होते हुए नहीं देख रहे हैं, ना ट्राई किया हमने। और फाइनली वो आउट भी उसी से हुए, जब स्लिप में बॉल गई और तेज़ी से बुमराह ने बॉल, सीधी बॉल निकल गई, वो लग रहा था रिस्ट के साथ अंदर आएगी, बट वो गेंद सीधी गई, स्टीव स्मिथ का आउटसाइड एज और रोहित शर्मा के पास कैच गया था वो। तो हम लोग अलग गेम प्लान लाना भूल जाते हैं जब हमारी पिटाई होती है, तो इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। वापस से वही बात बोलूँगा, वर्ल्ड कप में जैसे मैच को स्लो डाउन किया था, हमें वो यहाँ पे स्लो डाउन करना चाहिए था।
एक दो एक्स्ट्रा। सिराज को चोट लगी थी, जानबूझ के स्पेल में ले आओ, एक ओवर डलवाओ, थोड़ा मैच स्लो करो, क्योंकि ट्रेविस हेड के सामने फास्ट बॉलर आ रहा है, पिटाई हो रही है, फास्ट बॉलर आ रहा है, पिटाई हो रही है। थोड़ा मैच स्लो करना बनता है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत टाइम होता है। T20 में आपने अगर 5 मिनट का मैच को स्लो कर लिया था, यहाँ तो आप 5 मिनट आराम से कर सकते हो। जहाँ बॉलिंग में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, या फिर आप पूरी तरीके से मोमेंटम तोड़ने के लिए पार्ट टाइमर्स को ला सकते थे बीच में। पिटाई तो सबकी हो रही थी, तो वहाँ वो चीज़ें ट्राई की जा सकती है। बट जब टीम इंडिया की पिटाई होती है तो अलग ऑप्शन के बगैर जाना, सेम मोड ऑफ डिसमिसल पे होने लगती है बॉलिंग, जहाँ से फिर पिटाई होने लगती है। हमने वो ट्रेविस हेड के साथ भी देखा, बाउंसर स्टार्टिंग में पड़ती है, 50 के बाद एक बाउंसर नहीं दिखती है, 100 के बाद एक बाउंसर भी नहीं दिखती है, और फिर वो 150 पहुंच जाते हैं। 7 के रन रेट से एक टाइम पे भाग रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि देख के एज अ फैन हमें खराब लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशंस पे जब खेलने पे उतरता है तो ऐसा नज़र आता है कि सारी टीमें बौनी नज़र आती है उनके सामने। बट टीम इंडिया को ये चीज़ कवर करनी पड़ेगी, अभी भी थर्ड टेस्ट मैच में है, गलती सुधारने के बहुत टाइम है, तो जितनी जल्दी ये गलतियाँ सुधर जाए उतना अच्छा रहेगा टीम इंडिया के लिए। उसके बाद एक फ़नी इंसिडेंट भी होता है, जहाँ पे ओवर हो गया था, और ऐसी जब साइड चेंज हो रही थी तो पंत और रोहित शर्मा हेलमेट लेके जा रहे थे, और वहाँ ट्रेविस हेड से कुछ तो भी बात हुई, बट ये अच्छा था, वो रिलैक्स माहौल था, बस जस्ट यहाँ पे हो सकता है गुड बॉल की बात हुई हो, बट नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि पता है बैटिंग अच्छी हो रही, बॉलिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे दोनों के दोनों टीम्स के प्लेयर, तो जस्ट वही कॉन्वर्जेशन हो रही थी। उसके बाद कम बैक कौन करवाता है, कम बैक करवाते हैं हमारे मैन विद द गोल्डन आर्म, जो कि हमारे गो टू मैन है, जसप्रीत बुमराह, दी लेजेंड। 5 विकेट का हॉल लिया, और ये इस साल में इनका 9वां 5 विकेट का हॉल है, जो कि बराबरी कर चुके हैं पैट कमिंस की, और बहुत ही तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। नई बॉल आते ही इनने अपना एकदम जो बोलते हैं ना टप्पा पकड़ के बॉलिंग की, और फटाफट से 3 विकेट लिए, टीम इंडिया को फिर से फ्रंट फुट पे लाए। बट इनके जैसे ही वो एक्सटेंडेड स्पेल था 6 ओवर का, वो खत्म हुआ, फिर से रन निकलने लगे, एलेक्स कैरी आए, उनने तेज़ खेलना चालू किया, पैट कमिंस तेज़ खेल रहे थे, और चीकी सिंगल ले ले रहे थे, टैप करके सिंगल भाग जा रहे थे, तो वहाँ पे स्मार्टनेस से उनने फटाफट से रन बनाए। और अभी मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं एलेक्स कैरी के साथ, एलेक्स कैरी 45 पे देखते देखते पहुंच गए, तो जैसे ही बुमराह स्पेल से हटे, फिर बॉलिंग लाइनअप हल्का नज़र आने लग गया। तो अब नज़र आ रहा है कि ये पूरा बॉलिंग लाइनअप कुछ ज़्यादा ही ओवर डिपेंडेंट हो चुका है बुमराह पे, तो अब कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी फिटनेस टेस्ट हो शमी का, इसी टेस्ट के बीच में ऑस्ट्रेलिया तो पहुंचे कम से कम वो, फिर वो फोर्थ टेस्ट के लिए रेडी हो सकते हैं। तो हमें शमी की ज़रूरत पड़ने वाली है अब, क्योंकि पूरा वर्कलोड बॉलिंग का संभाल के रखा है बुमराह ने, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे गो टू बॉलर हैं। बट अभी भी आप बॉलिंग का पूरा स्कोर कार्ड मैं दिखाऊंगा आपको आगे। 25 ओवर्स बहुत पहले ही डाल चुके थे बुमराह, उसके बाद उन्हें लगभग मैच के जो 10 ओवर हुए वहाँ लास्ट में उन्हें बॉलिंग नहीं की है, और उसके बाद 22 ओवर डाल चुके हैं आकाशदीप, फिर 22 ओवर हैं यहाँ पे सिराज के, तो सबकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि किसी ना किसी को हाथ खड़े करने पड़ेंगे कि अब मैं आपका गो टू बॉलर बनूंगा, आप मुझे बॉल तो देके देखो, मैं विकेट लेके दिखाऊंगा, वरना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा अभी बुमराह के बॉलिंग पे। और अभी इस टेस्ट मैच की सेकंड पारी की बॉलिंग भी बाकी है टीम इंडिया को, तो मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। और अब सीधी सीधी बात है, टीम इंडिया को बैटिंग लंबी करनी पड़ेगी। दिन का खत्म खेल खत्म होने से पहले पैट कमिंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट मिला टीम इंडिया को, और फिर कमेंट्री में बात होने लग गई थी कि ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करेगा 5 ओवर देगा इंडिया को बैटिंग करने के लिए। मैं तो वहीं से बोल रहा था ना भाई, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि डिक्लेयर कर तो 5 ओवर खिलाना है, वो हमेशा से इंडिया का माइंडसेट रहा है। उनका माइंडसेट अगर मैं क्लियर बताऊं, उनको न्यू बॉल हाथ में चाहिए, जो कि उनको मिलेगी चाहे जब भी डिक्लेयर करो। दूसरा, उनको कंडीशंस चाहिए थोड़ी सीम और स्विंग वाली, जो कि दिन के खेल के ख़त्म होने के आसपास तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। कल के दिन बारिश का प्रिडिक्शन है, तो अगर थोड़ा भी सूरज ना निकले, ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, तो न्यू बॉल सीम स्विंग सब होने वाली है, तो वो मुश्किल से 1 घंटा कल खेलने वाले हैं और तेज़ी से खेलेंगे। 450 के प्लस कभी भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। बट मैं बोल चुका था कुछ भी चांस नहीं है कि डे 2 पे डिक्लेरेशन आने वाला है, क्योंकि अगर इवेंचुअली आप देखें तो ये पहला ही दिन था, पहले दिन तो सिर्फ 13 ही ओवर हुए थे, तो इवेंचुअली आज का दिन पहला दिन था, कल डे 2 है, तो पिच इतनी डिटोरिएट नहीं हुई है, तो फास्ट बॉलर्स को अभी भी मदद है। तो उनका तो ये गेम प्लान पक्का था कि हम करेंगे बॉलिंग आराम से, कल के दिन अपने बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट दो, इंडियन बॉलर्स इंडियन बैट्समैन को पिच पे रखो, तो वो कल पूरे 10 विकेट तक खेलने वाले हैं, ये बात भी जान लो। डिक्लेरेशन बहुत मुश्किल है, 500 तक पहुंच गए तो उनके लिए तो और आसान हो जाएगा, कि अगर बाई चांस इंडिया की पहली पारी बड़ी हो जाती है तो उनके पास मार्जिन रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया लीड ले ले तो और अच्छी बात है, तो वो जाएंगे ऑल आउट, क्योंकि चौथी बैटिंग में वो इंडिया को तंग करने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ये रहता है, हम 10 विकेट्स खेलेंगे, हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये बात दिमाग से निकाल दो कि डिक्लेरेशन कल भी आने वाला है, नहीं आएगा डिक्लेरेशन। तो अभी बात कर लेते हैं मैच का स्कोर कार्ड क्या रहा, सेशन बाय सेशन क्या कुछ घटा, तो अगर फटाफट से मैं आपको दिखा दूं, तो लीडिंग रन स्कोरर है ट्रेविस हेड, जो कि 152 बना करके गए 160 बॉल में। देन स्टीव स्मिथ ने बनाया 101 रन 190 बॉल्स में। एलेक्स कैरी 45 पे नॉट आउट खेल रहे हैं 47 बॉल में। तो एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्च, ये तीनों T20 स्टाइल में खेलते हैं। अभी बिग बैश लीग शुरू हुआ है, आज ही से शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और इनने अपना T20 मोड ऑन कर लिया है। सब अपने टीम के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, बट सब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। इनको बिग बैश लीग की याद आ गई, यहाँ पे ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे सबके सब। उस्मान ख्वाजा, हम सब इनको जानते हैं, ये एडिलेड स्ट्राइकर्स में भी थे, ब्रिस्बेन हीट में भी थे। तो अभी 21 रन इन्हें भी बनाए 64 बॉल में। और बॉलिंग में पंजा खोला बुमराह ने, 1 विकेट लिया मोहम्मद
सिराज ने जाते जाते और नीतीश कुमार रेड्डी ने मानस लाबुशेन का एक विकेट लिया था। आकाशदीप सिंह इनको प्लेइंग 11 में लाए, ये भी विकेटलेस गए पूरी तरीके से। और जाडेजा के चेंज का भी बहुत डिस्कशन हुआ कि अश्विन या वाशिंगटन सुंदर को ही रखना चाहिए था प्लेइंग 11 में, बट हमने तीनों टेस्ट मैच में तीनों स्पिनर को यूज़ कर लिया, जो कि एक और डीमेरिट पॉइंट हमारे लिए साबित हो गया इस टेस्ट मैच का। ये हो गई बात मैच समरी की। अब देख लेते हैं सेशन बाय सेशन क्या कुछ घटा था। पहले सेशन में 29.4 ओवर्स हुए थे, जहां 2.5 घंटे का सेशन था। सिर्फ 76 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे, तो इकलौता ये सेशन था जो टीम इंडिया के नाम गया था। दूसरे सेशन में 27 ओवर में 139 रन बने और एक भी विकेट नहीं गिरा, ये सेशन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। और तीसरा सेशन देखो, 31 ओवर्स, 171 रन, 4 विकेट गिरे। विकेट तो भी छोड़ दो, रन बहुत तेज़ी से बन रहे थे। अब ये देखो 131 से 139 से 171 और ओवर सिर्फ 4 ज़्यादा डले, तो 5 के ऊपर का रन रेट लेकर चलना। एक टाइम पे 9 का रन रेट था जब जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, तो बहुत तेज़ी से ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए और इंडिया क्लूलेस हो जाती है जब भी रन रेट 5-6 के पास चला जाता है। तो पूरे दिन में 87.4 ओवर का गेम हुआ, 386 रन बने, 7 विकेट टोटल गिरे। बट कल हम चाहेंगे 3 विकेट बहुत जल्दी से गिरे ऑस्ट्रेलिया के, ताकि 405 रन जो अभी है वो 450 के ऊपर ना आ जाए, वरना टीम इंडिया, मैं बोल रहा हूँ दिल पे पत्थर रखे, पूरी तरीके से इस टेस्ट मैच से हो जाएगी बाहर। तो टीम इंडिया को कल गेम प्लान लाना पड़ेगा। पहला स्पेल बुमराह को डालना पड़ेगा विद आकाशदीप सिंह, या फिर सिराज फिट हैं तो पहले ओवर्स ही उनको लगाना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट चेंज में नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जडेजा दिखेंगे, बट वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। पहले 12-15 ओवर में ही ऑल आउट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, वरना मान लो 500 फिर भी लग सकते हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बनाए थे अच्छे खासे रन, अगर आपको याद हो 35 रन बनाए थे कुछ 70-80 बॉल में। और वो जो पहुंचाए थे 104 तक, इकलौता उनने पहुंचाया था, वरना हमें लग रहा था 70-80 पे ऑल आउट हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखो मिचेल स्टार्क भी बैटिंग कर सकते हैं। तो कैसी लगी हाईलाइट्स और पूरा एनालिसिस, लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।